हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह सम्मान विज्ञान का 28वां पाठ है। इससे पहले मैंने 27 पाठ करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो सम्मान विज्ञान का टेस्ट है, आप लोग सभी लोग अच्छे से दीजिए। और सम्मान विज्ञान से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का होने वाला पेपर है, आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और जिसका जितना सही है वे कमेंट कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो पीला, बैगनी, नीला या हरा। तो बताना है किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो देखिए यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नीला रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का ज़्यादा और नीला रंग का कम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देगा कि आपका प्राथमिक रंग कौन है। तो प्राथमिक रंग आपका एक लाल है और नीला और हरा। कौन कौन? देखिए लाल और नीला और हरा, यह सब आपका प्राथमिक रंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? यहाँ पर देख रहे हैं तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है। तो आप सभी को बताना है पराबैंगनी की, अवरक्त की, यक्ष किरणों की या वायु किरणों की। तो देखिए यक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की यक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो अगर पूछेगा आवृत्ति तो यहाँ पर अवरक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर यक्ष किरणों राइट हो जाएगा। अगर आवृत्ति विद्युत चुंबक तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक किस में होती है? अवरक्त की में। और तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और पराबैंगनी किरणों को जानते हैं जो हमारे त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और यह ओजोन परत रक्षा करती है। यानी पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? यह आपका ओजोन मंडल या ओजोन परत, यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? एडिसन ने, रोमन ने, फैराडे ने, वेबर ने। तो बताइए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो रोमन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एडिसन ने बल्ब की खोज किए थे और फैराडे ने क्या खोज किए थे? यह विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, यह सब आप लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो बताइए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या कुछ नहीं होता है? तब देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो यह तरंग दैर्ध्य घटती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो देखिए यह
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना और कांच में आए दरार का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में या वायु से कांच में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो प्रकाश तंतु यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभी बताया हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच में आए दरार का चमकना यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? जो तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश का रंग नीला होना यह आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और व्यतिकरण से क्या होता है? साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के रंगीन दिखाई पड़ता है। किसके कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के द्वारा। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग सही से बताइए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप लोग बताइए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह आपके सौर सेल बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और डायनेमो क्या करता है? आप लोग बताइए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर यह डायनेमो का उल्टा होता है। जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह डायनेमो का उल्टा विद्युत मोटर होता है। और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना आपका सौर सेल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो अभी बताएं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका विद्युत मोटर बदलता है। और सौर सेल क्या होता है? तो देखिए, सौर सेल यह बता दिया है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। तो देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अच्छे से रट लीजिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनेमो बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो देखिए, सूर्य का केंद्र का ताप 1.5 गुणे 10 के घाते 7 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पर सूर्य के दाब पूछ रहा है। तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब 2 गुणे 10 के घाते 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन देखिए, मान से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से रट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित है।
तो यह नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या इसमें से सभी। तो बताइए, परमाणु रिएक्टर यह आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन बम यह आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और यह परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। और नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित है, और परमाणु रिएक्टर आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परमाणु बम आधारित है, तो हम ही बताएं परमाणु बम किस पर आधारित है। तो यह देखिए, परमाणु बम आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित कौन है? परमाणु बम। और यह नाभिकीय संलयन आपके हाइड्रोजन बम पर आधारित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो यह सिर्फ नाभिकीय अगर विखंडन यह परमाणु रिएक्टर पर आधारित है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, यह सब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, अभी बता दिए है इसको, तो आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और परमाणु बम जब पूछेगा तो आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन आपका परमाणु बम, और अगर नाभिकीय विखंडन पूछेगा तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप लोग जितना आप लोग का सही होगा, आप लोग उतना प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या चतुर्थ संयोजी। यह सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपका चतुर्थ संयोजी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने क्या खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन के खोज आपके जे थॉमसन ने किए थे। और जेम्स चैडविक ने क्या खोज किए थे? ईंट पर नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किए थे। और एडरसन आपके पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किए थे? एडरसन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो और प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यह देखिए, इसका भी मान बताना है। 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम आवेश बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो लंबाई पर निर्भर करती है, या पदार्थ पर, या क्रॉस सेक्शन के एरिया पर, या कोई नहीं। तो किसी तार की प्रतिरोधकता यह पदार्थ पर निर्भर करती है कि आपका पदार्थ किस प्रकार का है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो बताइए, 3.6 गुणे 10⁻³ कैलोरी, या 3.6 गुणे 10⁻³ जूल, या 4.2 जूल, या 1 HP होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है?
तो यह 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻³ जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो प्रकाश की, या ध्वनि की, या विमान की, या कोई नहीं। विमान यानी वायुयान। तो मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है, उसके चाल के निर्धारण के लिए वायुयान। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। तो एक बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र H2SO4, और यह आपका H2SO4 क्या आ गया दोस्तों, देखिए एक एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और इसका सूत्र H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को हम आयल ऑफ ब्यूटेरियोल भी कहते हैं, या अम्लराज भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज या आयल ऑफ ब्यूटेरियोल भी कहते हैं। तो और यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। यह सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो 20 सेमी, 30 सेमी, 25 सेमी, या 15 सेमी। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यह आपके 25 सेमी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश के रंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस ने, या वेबर ने। तो यह आपके हाइगेंस ने निर्धारित किए थे। यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने निर्धारित किए थे? तो हाइगेंस ने निर्धारित किए थे। और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, या प्रोटॉन के खोज किए थे। और वेबर यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो देखिए आप लोग बताइए क्या था क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी, पीला, लाल, या नीला। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बताइए। तो देखिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का इंद्रधनुष में पूछ रहा है। तो लाल रंग में इंद्रधनुष का विक्षेपण अधिक होता है। और ये जो आपका क्या होता है, बैंगनी रंग का इंद्रधनुष में विक्षेपण कम होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते होंगे, और नीला, लाल और हरा को प्राथमिक रंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पानी के ऊपर तेल परत का चमना या चमकना उदाहरण है। जो पानी के ऊपर जो तेल का परत होता है, जो जमना होता है, वह किसका उदाहरण होता है? जमना नहीं दोस्तों, जमना होगा। जो पानी के ऊपर तेल परत का जो जम जाते हैं उसका उदाहरण बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण। तो यह व्यतिकरण के कारण होता है पानी के ऊपर तेल परत का जमना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बता दिया हूँ। आकाश का रंग नीला होना यह आपके प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। और अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। और परावर्तन
परावर्तन की भी बता दिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूरा याद कीजिए। आप अगर सिर्फ परावर्तन पूछेगा तो जो आपका प्रतिध्वनि होता है वह प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, तो यह आपका ध्वनि परावर्तन। यह ध्वनि परावर्तन किसके कारण होता है, यह आपका परावर्तन के कारण। या जो अगर पूछेगा आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या क्या होता है, तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और कांच में आए दरार का चमकना, यह सब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। धूप के चश्मे में पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग अच्छे से आंसर बताइएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो धूलकण, जलवाष्प, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बताइए यह वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यह धूल कण के द्वारा होता है। धूल कण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धूल कण के कारण प्रकाश के विसरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और देखिए यह भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे अच्छे से। पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का, ऊर्जा का, कार का या बल का। तो पास्कल यह आपका दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कार और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और बल का सीजीएस मात्रक आपका डाइन होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। तो यह भी देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बता दिया हूँ आपके पिछले क्वेश्चन में। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी, तो कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में। तो यह कांच में होती है न्यूनतम, यानी प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। यानी प्रकाश के बीच जो गति के जो होती है यह आपके कांच में न्यूनतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो यह देखिए विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और चालन में क्या होता है, देखिए चालन में ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। यानी ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। और संवहन से भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो देखिए यह सब 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो वायुमंडल संवहन द्वारा गर्म होती है, या अगर पूछ देगा वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होती है, तो संवहन के द्वारा वायुमंडल गर्म होती है। आप तो और परावर्तन, तो परावर्तन बता दिया हूँ। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो यह विकिरण के द्वारा पहुँचती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और वायुमंडल संवहन के द्वारा गर्म होती है। तो यह भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ इसको आप सभी लोग बता देंगे। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 104 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और 232 फ़ारेनहाइट या 212 फ़ारेनहाइट। तो देखिए 212 फ़ारेनहाइट होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी 212 शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 212 फ़ारेनहाइट पर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, निर्वात में, जल में, कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगर देखिए इस्पात रहता तो इस्पात में होता है, लेकिन इस्पात नहीं है। तो देखते हैं ठोस में, गैस में, द्रव में, वाष्प में। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इसको बता लेंगे। ध्वनि का वेग, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। तो 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कान में रहता है। कितने समय तक, 1/10 सेकेंड तक। तो दोस्तों 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दिए होंगे और जिसका सही है वे कमेंट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।